Hello students, in this video I am going to continue lesson number 3 Kingdom Planting. In last part I completed bryophytes and pteridophyte. Before that we studied about thallophyta also. These three are come under the cryptogams, and now we are going to study about the phanerogams. So first we will see about the silent features of major plant groups under the phanerogams. Phanerogams are the plants which are producing seeds. These are the vascular plants. Here it is gymnospermy. Phanerogams mainly divided into gymnospermy and angiospermy. A is the here gymnospermy. Gymnos, it means naked, and sperma means seed. In this group, seeds are present, but these seeds are naked. Seeds are not covered by anything. Seeds are totally naked. Here and in angiosperm, seeds are present. What is the main difference? या दोघांच्यामध्ये मूलभूत जो फरक आहे जिम्नोस्पर्मी आणि अँजिओस्पर्मी, तो महत्त्वाचा फरक असा आहे की दोघांमध्ये सीड्स आहेत. बोथ दे आर द व्हॅस्क्युलर प्लांट्स, सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स, बट द डिफरन्स इज दॅट इन जिम्नोस्पर्म seeds are naked, seeds are not covered with any cover. But in angiosperm, the seeds are covered by fruits. म्हणजे अँजिओस्पर्म अशा वनस्पती आहे, मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे. अँजिओस्पर्ममध्ये त्या झाडाला फळं आहेत, म्हणजे आधी फूल येतं, मग फुलाचं रूपांतर फळात होतं आणि फळामध्ये बी असते. अशा सगळ्या सहपुष्प वनस्पती म्हणजे कोणता ग्रुप? तर अँजिओस्पर्मचा ग्रुप. तो तूर्त आपण यावर्षी अभ्यासणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे कोविडच्या इफेक्टमुळे तो यावर्षी पुरता काढलेला आहे तुमच्या सिलेबसमधनं, म्हणून मी इथे आता तो एक्सप्लेन करणार नाही. पण तुम्ही जरूर वाचा आणि त्याच्यामध्ये काही शंका असतील तर नक्की त्या तुम्ही विचारू शकता. मग आता आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे, जिसका हम स्टडी करने वाले हैं. वो ग्रुप कौन सा है फिर? तो फैनेरोगैम्स के अंडर स्टडी करने वाला ये जो ग्रुप है वो जिम्नोस्पर्मी, जहाँ पे सीड्स आर नेकेड, इनमें फल धारणा नहीं होती, ऐसा ये प्लांट का ग्रुप है, जिसमें फूल भी नहीं आते और फल भी नहीं आता. ऐसे प्लांट यानी कौन से? तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. और जिसमें फूल भी आते, फल भी आता है और सीड्स भी आते हैं, ऐसा जो है वो एंजियोस्पर्मी. सीधा आपको हमेशा के लिए इनको ध्यान में रखना है. तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें अबाउट 70 जेनेरा है और 1000 लिविंग स्पीसीज़ है पूरे वर्ल्ड में, और जिसमें इंडिया में है लगभग 16 जेनेरा और 53 स्पीसीज़ जो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं. ऐसे मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है वो एवरग्रीन श्रब्स और वुडी ट्रीज. आप जब गार्डन में जाते हो तो मैक्सिमम गार्डन में आपने साइकस का प्लांट देखा होगा. ऐसा एकदम दिखने में देखेंगे तो थोड़ा सा नारियल जैसा दिखता है, यानी उस टाइप का खजूरी नारियल इन ताड़ का प्लांट जैसा होता है ना, उस टाइप का वो दिखता है. मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ. तो या फ्लावर अरेंजमेंट में भी आपने देखे होंगे उसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज़ एवरग्रीन. बहुत अच्छी तरीके से वो 7-8 दिन तक एकदम ग्रीन फ्लावर अरेंजमेंट में भी दिखाई देता है साइकस के प्लांट के जो लीव्स हम इस्तेमाल करेंगे. तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म दे आर एवरग्रीन. कभी श्रब्स के फॉर्म में है तो कभी वुडी ट्रीज भी है उनके. प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसिंग नेकेड सीड्स, एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट, दैट इज ओरी इज absent. Important thing is that ori is absent. They are vascular plants and having xylem with tracheids and phloem with the sieve cells. जैसा हमने गए पार्ट के वीडियो में भी देखा था कि वेस्कुलर प्लांट्स है टेरिडोफाइट, उसके जैसे ये भी वेस्कुलर प्लांट्स है. ट्रकाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है और फ्लोएम में सिव सेल्स प्रेजेंट है. प्लांट बॉडी जो है हम जो देखते हैं प्लांट बॉडी वो कौन सी है? तो स्पोरोफाइट. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ही,
तो डोमिनेंट जो कौन है यहाँ पे, स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे रूट सिस्टम जो है वो टैप रूट टाइप की रूट सिस्टम है। गए वीडियो में भी आपको मैंने बताया कि फाइब्रस रूट सिस्टम होगी या टैप रूट सिस्टम होगी। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो सिस्टम है रूट किस टाइप का है, तो वो है टैप रूट। इन सम रूट्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर लाइफ फॉर्म्स, जो इसकी स्पेशालिटी आहे। दुसरे सहजीवी म्हणजे दुसरे सहजीवी आपल्याला इथे दिसतात की जे नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी सुद्धा महत्त्वाचा रोल करणारे असे आहेत। तर इन सम रूट्स दे आर सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ द अदर लाईफ फॉर्म्स, ज्याच्यामध्ये की ते नायट्रोजनचं सप्लाय करतात झाडाला आणि झाड त्यांना आपलं जवळचं अन्नपदार्थ रेडीमेड फॉर्ममध्ये देते। कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस show the association with the blue-green algae and roots of pinus show association with the endophytic fungi called the mycorrhizae। ही दोन एक्झाम्पल इथे दिलेली आहेत। सायकसमध्ये ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आणि रूट्स पायनसच्या रूट्समध्ये जे दिसतात आपल्याला ते म्हणजे एंडोफायटिक फंगाय, मायकोरायझीचं एक्झाम्पल दिसतं। स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, असं सरळ उभं वाढणारं स्ट्रेट असतं, ज्याच्यामध्ये आपल्याला फांद्या जास्त असे काही दिसत नाही, सहसा असतात, नाही असं नाही पण कमी प्रमाणात। तर मोस्टली इरेक्ट आहे, एरियल आहे, जमिनीच्या वर वाढणारं, सॉलिड आणि सिलेंड्रिकल आहे। सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है एंड दैट कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसके लिए हमें उसमें थिक ऐसा स्टेम दिखाई देता है। सेकेंडरी ग्रोथ है जिम्नोस्पर्म में। इन साइकस इट इज़ यूजुअली अनब्रांच्ड, वाइल इन कोनिफर्स इट इज़ ब्रांच्ड। तो लीव्स जो है वो कैसे डायमॉर्फिक यानी दो फॉर्म में, डाय यानी दो, मॉर्फ यानी फॉर्म, दो फॉर्म में दोन प्रकारच्या रूपात आपल्याला ह्या झाडांची पानं दिसतात। द फोलिएज लीव्स आर ग्रीन, सिंपल निडल लाइक और पिन्नेटली कंपाउंड, whereas scale leaves are small, membranous and brown. Spores are produced by microsporophyll. मेल आणि फिमेल असे यांच्यामध्ये आपल्याला कोनसारखे स्ट्रक्चर दिसतात। तर मेलचा जो कोन आहे तो अशा छोट्या छोट्या पानांनी जो बनलेला असतो त्याला काय म्हणतात, मायक्रोस्पोरोफिल, आणि फिमेलमध्ये मात्र मेगास्पोरोफिल, ते थोडे मोठे असतात स्ट्रक्चर, नंतर आपण डायग्राममध्ये बघणार आहोत। हे सायकसचं प्लॅन्ट, माझ्या मते तुम्ही जवळजवळ सगळ्यांनी हे बघितलं असेल। एव्हरग्रीन असं दिसतं, छोट्या अवस्थेतलं आहे हे। तर हे जे सायकसचं प्लॅन्टची बॉडी इथे दिसते, मेलचं प्लॅन्ट आणि फिमेलचं प्लॅन्ट वेगवेगळं असतं सायकस प्लॅन्टमध्ये। इथे त्याचे स्केल लीफ दिसतात ते वरती, आणि हे जे आहे डी आकृतीमध्ये दिसते मेगास्पोरोफिल ऑफ द सायकस। तो ह्याचे ओव्ह्यूल इथे दिसतात ते आपल्याला आलेले, आणि इनकी एक स्पेशलिटी है कि पूरे वर्ल्ड में नेकेड ओव्ह्यूल जो है ना वो सायकस का सबसे लार्ज है। यानी अपने नेकेड आय से अगदी आपल्या उघड्या डोळ्यांनी आपण सहज बघू शकतो, अगदी असं सुपारीपेक्षा मोठं असं असतं ह्याचं स्ट्रक्चर। ओव्ह्यूल नेकेड असे मोठे मोठे हिरवट रंगाच्या झाडावर दिसतात, आणि याचे कोरोलाइड रूटसुद्धा दिसतात इथे सायकसचे। हे जे आहे ते पायनसचं झाड, हे पण तुम्ही बघितलं असणार। हे दोघं म्हणजे कोनिफरमध्ये जे स्टडी करणार ते पायनसचं। इथे जिम्नोस्पर्मचा विशेष जास्त अभ्यास तुम्हाला दिला नाही आहे। तर जिम्नोस्पर्ममध्ये आपल्याला यांचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काही आहे का या झाडांचं, तर आपल्याला त्यांचा फायदा जो आहे तो सायकसचा, म्हणजे सायकस ग्रोन ॲज अ ऑर्नामेंटल प्लॅन्ट, आणि दुसरं म्हणजे काय की पायनसचे जे हे प्लॅन्ट आहे, सायकसचे जे मी तुम्हाला म्हटलं हे शोई प्लॅन्ट गार्डनमध्ये वगैरे असतं। इतरही त्याचे काही फायदे तुम्ही शोधा, ते असतील तर नक्की शोधा। आणि दुसरं हे आहे पायनस। पायनस इज यूज्ड ॲज अ सोर्स ऑफ पाईन वूड। टर्पेंटाईन ऑइलचं नाव पण तुम्ही ऐकलं असेल, रेझिन, पाईन रेझिन, टर्पेंटाईनचं ऑइल हे या पायनसच्या झाडापासून आपल्याला मिळतं। इथे सायकसचं आपल्याला काही वैशिष्ट्य बघायचं आहे, तुमच्या पुस्तकात ते आहे, तुम्ही वाचा ते, पण थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते की हे जे जिम्नोस्पर्म आहेत ना, तर ह्या जिम्नोस्पर्ममध्ये मी इथे त्यांचे फोटो दाखवले नाही आहेत तुम्हाला, पण तुम्ही जरूर नेटवर शोधा। जिंगो बायलोबा नावाचं एक आहे, त्याला लिव्हिंग फॉसिल असं म्हणतात। जिम्नोस्पर्म लाईक जिंगो बायलोबा कॉल्ड
living fossil. It is because the plant is found in living as well as fossil form and the number of fossil form is much more than the living forms. म्हणजे जिंगो बायलोबा जरूर शोधा आणि त्याचे नक्की फोटो बघा. हे दोन्ही फॉर्ममध्ये मिळतं आपल्याला. फॉसिल फॉर्म म्हणजे काय, मृतावस्थेत त्यांचे आता आपल्याला जीवाश्म मिळतात. असं हे प्लांट आहे की ज्यांचे जीवाश्मसुद्धा अस्तित्वात ते आढळून आलेली आहेत आणि आत्तासुद्धा ते जिवंत आहे असं. आणि जिम्नोस्पर्ममध्ये अजून थोडी एक त्यांच्या आकारामध्ये पण आपल्याला दिसतं. सिकोया सेमी परविरन्स नावाचं जे आहे ते टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट आहे पूर्ण वर्ल्डमधलं. इट इज कॉमनली कॉल्ड द कोस्ट रेडवूड ऑफ कॅलिफोर्निया. द हाईट ऑफ प्लांट इज अबाउट 366 फीट. इतकं उंच हे प्लांट आहे. आणि टॅक्झोडियम मिकोरॅनटम नावाचं जे आहे त्याची गर्थ जी आहे म्हणजे त्याचा घेरा जो आहे स्टेमचा तो 125 फीट इतका आहे. म्हणजे त्यांच्यामधनं रस्ता बनवून गाडी जाऊ शकते एवढा मोठा. झॅमिया पायजेमिया नावाचं जे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आहे ते इतकं छोटं की त्याची फक्त 25 सेंटीमीटर एवढीच त्याची साईज आहे. तर ही उदाहरणं तुम्हाला अभ्यासासाठी होमवर्क म्हणून देते. नेटवरती ती शोधायची आहे तुम्हाला. याच्या पुढचा जो आहे ना एन्जिओस्पर्म तो ह्या वर्षीपुरता डिलीट केलेला आहे. आपण एन्जिओस्पर्मबद्दल थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितलं आहे पण की एन्जिओस्पर्म परीक्षेला यावर्षी येणार नाही. सपुष्प वनस्पती म्हणजे एन्जिओस्पर्म आहेत आणि त्याचे एकदल आणि द्विदल हे त्याचे उदाहरणं आहेत. ते तुम्ही जरूर वाचा. ह्या धड्यातला शेवटचा जो पार्ट है लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज़ द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है. और इसमें अभी हमें जो देखना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसमें क्या थोड़ा डिटेल में हमें स्टडी करना है अभी. इट इंक्लूड्स लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इंक्लूड्स 2 phases or the distinct generation, namely sporophyte which is diploid and gametophyte that is the haploid. Some special diploid cells of sporophyte divide by meiosis to produce the haploid cells. Again यहाँ पे meiosis जैसा कि रिडक्शन डिवीजन नाम से भी ये जानी जाती है. The gametophyte produce the male and the female gametes which fuse during fertilization to produce the diploid zygote. It divides by mitosis to form the diploid sporophyte. देखो यहाँ पे माइटोसिस ये वर्ड आया, मियोसिस एंड माइटोसिस. ये दो जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन होती है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें एकदम इम्पॉर्टेंट ऐसी होने वाली सेल डिवीजन है. फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, रिड्यूस होता है, यानी जहाँ पे 24 समझो क्रोमोसोम हो गए टोटल नंबर, तो रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में जो हमें क्रोमोसोम का नंबर मिलेगा वो डिवाइड होके यानी 12 मिलेगा. और माइटोसिस की स्पेशलिटी है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, यानी जो 24 होगा क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही सेल डिवीजन होने के बाद 1 से 2 सेल बन जाती है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर दोनों भी नई बनी हुई सेल में भी 24 उतना ही होता है. और मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम का नंबर हाफ, यानी चारों भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर 24 पहले में होगा तो लास्ट में जो 4 सेल बनेगी उसमें 12 ऐसा होगा चारों में. ये डिटेल में सेल डिवीजन में आपको पढ़ना है. The sporophyte and gametophyte generation generally occur alternately in the life cycle of a plant and this phenomenon is called the alternation of generation. इसके बारे में पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है. यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे. ये जो मियोसिस दिखाई दे रहा है तो उसमें यानी इस पहले जो स्पोर्स बने हैं, गैमेटोफाइट यहाँ पे भी आप ये अवस्था दिखाई दे रही है. गैमेटोफाइट फेज है नीचे और ऊपर जो है वो स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइट वाली फेज. तो गैमेटोफाइट जो फेज है ना उसमें ये गैमेट्स बने हैं. ये गैमेट जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का यूनियन होने के बाद में यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद झाइगोट बनता है. अभी जो मेल गैमेट है उसके पास एक ही एन है, सिंगल एन. फीमेल के पास भी सिंगल एन, मेल के पास भी सिंगल एन. दोनों का यूनियन हो गया तो 2n बन गए जो झाइगोट में आ जाएंगे. झाइगोट में कितना है 2n. इस तरीके से वो आया है. तो यहाँ पे सिंगल एन
दोनों का आके यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि दो तरीके के दिखाए, तो दोनों का यूनियन होने के बाद डिप्लॉयड कंडीशन और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर इनमें मियोसिस होगा यानी रिडक्शन डिवीजन होगी, और वो रिडक्शन डिवीजन के बाद जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो वापस हैप्लॉइड कंडीशन यानी सिंगल एन वाला, उस सिंगल एन से वापस गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। ये गैमेटोफाइट में दो टाइप के गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनका यूनियन, फिर जाइगोट जो डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट चालू हो गया, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस, स्पोर बन गए, गैमेटोफाइट हो गया। इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंटिन्यूसली लाइफ साइकिल में हमें दिखाई देता है। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे जो प्लांट है ना, ज़्यादा एडवांस है, उनमें स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट है और गैमेटोफाइटिक जो है वो रेसेसिव है। और पहले वाले जो हमने स्टडी किए हैं ऐसे अलगल वगैरह, अलगी के और ब्रायोफाइट के ग्रुप, उनमें देखेंगे तो गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें डोमिनेंट दिखाई देती है कंपैरेटिवली स्पोरोफाइट के। अभी ये डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन of these two generation is observed in bryophytes and pteridophytes. In gymnosperm and in angiosperm, gametophyte is much reduced and exists within the sporophyte. In algae, based upon the nature of dominant phase in life cycle, it is called haplontic, diplontic और haplodiplontic life cycle. देखो अलगी जो है, तो अलगी में बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ डोमिनेंट फेज, यानी डोमिनेंट फेज कौन सी है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है कि गैमेटोफाइट वाली फेज डोमिनेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट इनमें वापस हमें जो टाइप दिखाई देते हैं वो कौन से हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब डायग्राम देखो, ये 3 डायग्राम है छोटी छोटी, एक के अंदर डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, 2 पार्ट में है। ऊपर का थोड़ा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और नीचे का थोड़ा ऐसा रेडिश शेड है। ऊपर जो है ना सिंगल एन, एरो देखो एन, और यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज 2n वाली है। अभी इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो एक एक में हमें देखना है, तीनों में डिफरेंस किस तरीके से है। पहले मैं आपको डिप्लॉन्टिक के बारे में बताती हूँ। हियर mitotic division occurs only diploid cells. Gametes formed through meiosis are haploid in nature. देखो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन जो हुई उसके बाद में, माइटोटिक डिवीजन यानी जो डिप्लॉइड सेल में होती है ऐसे डिवीजन, तो वो डिवीजन होने के बाद में गैमेट्स फॉर्म हो गए। और ये जो गैमेट्स फॉर्म हुए, गैमेट्स फॉर्म थ्रू द मियोसिस आर हैप्लॉइड इन नेचर, यानी जो 2n वाली सेल है उसमें माइटोसिस हुआ, फिर पहली बार माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर गैमेट्स का प्रोडक्शन जो हो गया उसमें उनका नेचर गैमेट्स का कैसा था, तो हैप्लॉइड नेचर था। द डिप्लॉइड ज़ाइगोट डिवाइड माइटोटिकली in this process production of multicellular diploid organism or in the production of many diploid single cells takes place. एनिमल के बॉडी में इस तरीके से हमें दिखाई देता है। दूसरा जो है वो है हैप्लॉन्टिक। हियर माइटोसिस ऑकर्स इन हैप्लॉइड सेल, यानी जो सिंगल हैप्लॉइड ऐसा सेट है उसमें ही माइटोसिस हो जाती है। It results in the formation of single haploid cell or a multicellular haploid organism. Many cell वाला haploid organism बनेगा and these forms produce the gametes through the mitosis. माइटोसिस की मदद से यहाँ पे गैमेट्स का प्रोडक्शन भी होगा। जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दिस सेल is the only diploid cell in the entire life cycle of the organism. ये अकेली एक ही अवस्था है जो डिप्लॉइड कंडीशन दिखाती है। Thus, the same zygotic cell later undergoes meiosis. Example, some algae and fungi. इनमें हमें इस तरीके से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई देती है। थर्ड जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। Here, mitosis occur in both diploid and haploid cells. These organisms undergo through a phase in which they are multicellular and haploid, and a phase in which they are multicellular and haploid
ऐसी स्टेज कौन सी होगी? स्पोरोफाइट। और पहले वाली जो थी मल्टी सेलुलर बट हैप्लॉइड, वो स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट। और ये कहाँ पे ऐसे हमें दिखाई देती है सिचुएशन? तो जो लैंड प्लांट्स है उनमें, और मोस्ट ऑफ अलगी में भी दिखाई देती है, लैंड प्लांट्स में एंड इन अलगी. So in this way, alternation of generation is observed in these three forms: diplontic, haplontic and haplodiplontic. So in Kingdom Plenty, we studied about all these things. In this part particularly, I explained you about the phanerogams in that gymnosperm and alternation of generation. Thank you very much.